हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। आज की इस क्लास के अंदर गोल्डन क्वेश्चन सीरीज के चलते हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग मेनली जो फोकस करने वाले हैं वो है कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, कैसे आपकी सारी की सारी ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की इस पूरी क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक भी गिवन है, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सवाल है, मैच द फॉलोइंग आरडीटी एंजाइम्स विद देयर यूजेस। आरडीटी समझते हैं, आरडीटी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी, चलिए उनके यूजेस के साथ आपको उनको मैच करना है। फर्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनएज 1, एक्सोन्यूक्लियेज 3, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनएज 1, देन टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये आपके ऑप्शंस है जिनके साथ आपको ये मैच करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनएज है, ये किन चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, आपको एक चीज पता होगी, चलिए ये तो आपको नया नया लग रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं तो आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम सुना होगा, या फिर कहीं भी आपने टेक डीएनए पॉलीमरेज का नाम जरूर सुना हुआ होगा। देखिए, टेक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता एंजाइम है जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी एक्टिविटी अपनी शो करता है। तो बेसिकली ये आपका पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। एफ का होना चाहिए फोर्थ, एफ का होना चाहिए फोर्थ। एक ही ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी भी मैच कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एक से। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है आपका, उसका इस्तेमाल बेसिकली जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, जब आप किसी भी प्रकार का कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जब आप एक स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसको आप कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। देखो क्या होता है, मान लीजिए कि ये मेरा एक डीएनए स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, जिसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मुझे बनानी है, तो इस काम के लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प लगेगी। क्लियर? तो ए का होना चाहिए थर्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। डीएनएज 1 की अगर मैं बात करूं, तो जो जो आपका डीएनएज 1 है, ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स बनाने में काम करेगा डीएनए के अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड। क्लियर? तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स बनाता है आपके डीएनए के अंदर, तो ये होना चाहिए 1। इसके बाद थर्ड हमारे पास है एक्सोन्यूक्लियेज थर्ड, एक्सोन्यूक्लियेज थर्ड, जो कि 3' एंड से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, देखो आपकी जो एक स्ट्रैंड होती है उसके दो कोने होते हैं, पहला 5' दूसरा 3'। 3' से अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे एक्सो न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, और वो भी एक्सो न्यूक्लियस थर्ड की जरूरत लगेगी। क्लियर? तो आपका एक्सो न्यूक्लियस थर्ड का हो जाना चाहिए सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, और अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी डीएनए को अगर मैं आरएनए से बनाना चाहूं, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सिंपल है, तो ये हो जाना चाहिए इसका सही आंसर, है ना। देखो, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसा नाम वैसे आपके एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आगे वाला ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए, तो सारे के सारे सही हो गए आपके ऑप्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड यानी बी। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, प्राइमर्स दैट आर यूज्ड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस आर। सवाल यह है कि जब आप एक पीसीआर करते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, उस समय पर जो प्राइमर्स यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियोटाइड। पहला पॉइंट कि आपको डीएनए सेलेक्ट करना है, आरएनए नहीं, क्योंकि पीसीआर के अंदर आप डीएनए के
जितने भी आपके स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब प्राइमर के फॉर्म में आप डीएनए को इस्तेमाल करेंगे, आरएनए को नहीं करेंगे। तो आरएनए वाले को पहले ही काट दो, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसके बाद तुम्हें लग रहा होगा कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आप गलत हैं। ठीक है, पीसीआर के अंदर जो प्राइमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सही ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये क्या होते हैं और क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो आपके प्राइमर्स है वो छोटी 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 सीक्वेंसेस होते हैं। सीक्वेंसेस समझते हैं, छोटी छोटी सी लाइनें होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होगा? न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला शुगर, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी रिबोज शुगर, आरएनए है तो रिबोज शुगर। दूसरा फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप। और तीसरी चीज जो इसके अंदर प्रेजेंट होगी दैट इज नाइट्रोजेनस बेसिस, नाइट्रोजेनस बेसिस। तो इन तीनों चीजों से मिलकर छोटी छोटी सी जो सीक्वेंसेस होती हैं जो कि इनिशिएट करेंगी, उनको आप प्राइमर्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक बेसिकली बेस की तरह काम करती है जब आप नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे उसके लिए, है ना। समझते हैं, डीनेचुरेशन, देन आपका एनिलिंग होगा, देन एक्सटेंशन होगा। एनिलिंग कब होता है? जब प्राइमर्स अगर अटैच हो जाते हैं। तो वो प्राइमर्स कौन है? वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। चलिए, इनका मेन काम क्या होता है? ये बेसिकली फ्री 3OH ग्रुप, मतलब जो 3OH आपका एंड होता है उसको फ्री करने का भी काम करेंगे, ताकि जो पॉलीमरेज एक्शन का पूरा प्रोसेस है वो फर्दर आगे बढ़ सके, है ना। इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी कि व्हाट इज पीसीआर, क्या उसके अंदर स्टेप्स होते हैं और क्यों आपका पीसीआर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is the purpose of जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? अब इनमें से कौन सा एक पर्पस होता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी आप क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या आपका मुद्दा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर्स। खुद ही सोचिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि जब आप डीएनए की जो ऑलरेडी कटी हुई स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। चलो, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यही तो मैंने अभी अभी बोला, तो सही ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। कटिंग ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं। देखो, ये हो सकता था अगर आपको ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आइसोलेशन ही आप करोगे, बट आपको ऑप्शन में एक बहुत ही ज्यादा मैच करता हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप उसको मैच करोगे। ठीक है, देखो क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीके से आप समझो जो छलनी होती है ना, उसी की तरह है ना। देखो, तुमने गांव में देखा होगा कि एक छलनी होती है, उसको ऐसे 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 करते हैं और जो अनाज होता है उसके अंदर, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो तो आगे की तरफ आ जाते हैं, है ना, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो पीछे ही रह जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ, उसका प्रिंसिपल भी समझाती हूँ कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग होते क्यों हैं। ठीक है, चलिए, इतना तो खैर आपको पता ही होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, है ना। अब ये भी चीज आपको पता होगी कि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्शन करेंगे, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। अब बस यही प्रिंसिपल आपको इसके अंदर याद रखना है। देखो, हमारे पास एक बॉक्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस बॉक्स पर एक तरफ एनोड लगा हुआ होगा, दूसरी तरफ कैथोड लगा हुआ होगा। ठीक है, अब इस एक बॉक्स के ऊपर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। मान लीजिए कि इधर मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, दूसरी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब मेरे पास डीएनए के कुछ इस तरीके से पीसेस हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो आपके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है भैया कि ये इधर वाली तरफ ही रन करेगा ना, इधर वाली तरफ भागना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये रन करना शुरू करेगा, आप खुद ही सोचिए कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है क्या वो पहले जाएंगे या फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फर्दर मूव करेंगे। सिंपल सी बात है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फटाफट भागना शुरू करेंगे।
है ना, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो पीछे रह जाएंगे। इस तरीके से आप साइजेस के अकॉर्डिंग अपने डीएनए के जो कटे हुए स्ट्रैंड्स होते हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं और इससे आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, DNA is negatively charged, therefore when an electric current is applied to the gel, कौन सा जेल होता है, एगेरोस जेल होता है, ये भी चीज याद रखिएगा, एगेरोस जेल इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डीएनए विल माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना, थ्रू द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। यही चीज मैंने आपको इधर बनाकर दिखाई है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ेंगे आपके जो एगरोस जेल होता है उसके अंदर, वैसे ही ये सारी चीजें मूव करना शुरू कर देंगी थ्रू टुवर्ड्स द आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। Shorter strands of DNA move more quickly through the gel than the longer strand, resulting in the fragments being arranged in order of sizes. ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास आएगा निकल के। मान लीजिए कि यहाँ पर छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स हैं, फिर उनके थोड़े से बड़े बड़े स्ट्रैंड्स आ जाएंगे, देन उसके बाद और थोड़े लार्ज, क्लियर, और इस तरीके से लार्जर मॉलिक्यूल्स आपके पास पीछे वाली तरफ रह जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपके पास पूरा बैंड निकल कर आ जाएगा डीएनए का। अब इसको देखते कैसे हैं, तो बेसिकली एथिडियम ब्रोमाइड का नाम आपने सुना होगा, और यूवी रेस की हेल्प से आपको ये दिखाई देते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको इसके अंदर दिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखेगा। पहली चीज मैंने आपको बताई है एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड, है ना। दूसरा एगरोस जेल, एगरोस जेल। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई है वो है यूवी लाइट्स के अंदर आप इसको देख पाते हैं, विजिबल जो ये होगा यूवी लाइट्स के अंदर होगा, एंड कलर कैसा होगा, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं, बैंड्स। ये कुछ पॉइंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कैसा होता है। देखो ऐसा होता है, थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखाती हूँ, ये ठीक है, ये आपका एक माचिस का डब्बा जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है, बड़ा होता है। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया इधर भी और उधर भी, इधर मेरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इधर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपके डीएनए के स्ट्रैंड है, नहीं इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके डीएनए के स्ट्रैंड है। देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो आगे की तरफ आ गए और जो लार्जर बैंड्स थे, लार्जर मॉलिक्यूल्स थे, वो पीछे ही रह गए। रीजन यही है, ठीक है, रीजन यही है। दिस इज योर वेल, ताकि आप डीएनए को प्लेट कर सको वहां पर, है ना, रख सको। वेल का मतलब है गड्ढे जैसी चीजें होती है इधर जहां पर डीएनए रखे हुए होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर दौड़ेगी वैसे ही आपके डीएनए मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर हो गया। बस यही होता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर क्या फील्ड होगा, कौन सा जेल, एगरोस जेल। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट सवाल। मैच द फॉलोइंग COVID-19 recombinant vaccines with their country of development। अब ये तो रिसेंट सा ही, मतलब देखकर ही लग रहा होगा। चलिए, कोविड-19 रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को उनकी कंट्री के साथ मैच करना है जिन्होंने उन्हें बनाया था। पहली है कोवैक्सीन, सेकेंड इज कोविशील्ड, एंड इसका ही एक और दूसरा नाम है दैट इज एस्ट्राजेनेका, देन मॉडर्ना, स्पुतनिक वी, फाइजर एंड बायोटेक। सब कुछ सुना सुना लग रहा है, सब कुछ सुना सुना लग रहा है। अभी रिसेंटली ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। कोवैक्सीन तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, किसने किसने डेवलप करी थी कोवैक्सीन, हमने। ठीक है, इंडिया के थ्रू ये डेवलप। चलिए तो इसको मैच कर लेते हैं इससे, कोवैक्सीन डेवलप बाय इंडिया। चलिए तो ए का होना चाहिए 1, बहुत बढ़िया। कोविशील्ड एंड एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड इंडिया ने, मतलब इसके अंदर योगदान हमारा भी रहा है, और इसी के साथ स्वीडन एंड यूके, ये 3 कंट्री इन वैक्सीन को मिलकर बनाया है। चलिए तो बी का होना चाहिए 5th। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मोडर्ना की तरफ। मोडर्ना को जो बनाया है वो है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर, देन स्पुतनिक, सुनने में ही लग रहा होगा कि भैया रशिया वशिया का ये थोड़ा, है ना। चलो, एंड लास्ट इज फाइजर एंड बायोटेक, ये बनाई है आपकी यूएस एंड इसी के साथ जर्मनी। चलो तो ये मैच होना चाहिए आपका, ए का 1, बी का 5, सी का 3rd, फोर्थ का 4th एंड ई का 2nd। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्लियर।
अरे हाँ, मतलब यही समझा करो, भावनाओं को समझा करो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए ही एक और सवाल है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही लिखी हुई है। डीनेचुरेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग एट 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है। Annealing involves binding of primers between 55 to 60 डिग्री सेल्सियस, ये भी बिल्कुल सही है। प्राइमर एक्सटेंशंस अकर एट 72 डिग्री सेल्सियस, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होना चाहिए, है ना। चलो, अब मैं आपको एक बार पूरी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलो। सबसे पहले कुछ नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक डीएनए की स्ट्रैंड होती है, दो। मतलब एक पूरा भला पूरा डीएनए था, ये आपका भला पूरा डीएनए है। दो स्ट्रैंड होती है, एक टेम्पलेट एक कोडिंग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी को मुझे अलग करना है, तो ये अलग करने का जो प्रोसेस है इसी को मैं बोलती हूँ डीनेचुरेशन। अब किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को अलग करने के लिए, क्योंकि भैया मजबूत जोड़ है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी अराउंड 90 to 98 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पर हीट देनी होती है, इतना टेम्परेचर लगेगा। क्लियर हो गया। एंड जो आपका डीनेचुरेशन है, अब किसकी मदद से होता है, सवाल ये भी आता है कि कौन सा एंजाइम यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। टैक एंड वैक पॉलीमरेज, ये कुछ एंजाइम्स है। अब सवाल ये भी उठता है कि भैया यही एंजाइम क्यों, आपके पास तो बहुत एंजाइम है। हेलिकेज, हेलिकेज हमारे पास एंजाइम है, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि देख पा रहे हो कि टेम्परेचर कितना ज्यादा है। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इस टेम्परेचर पर कुछ ही सर्टेन एंजाइम्स हमारे पास होते हैं जो कि अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इन एंजाइम को चूज करा। सेकेंड, इसके अंदर जो स्टेप आता है दैट इज एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है प्राइमर्स का आकर जुड़ जाना। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स पर, यानी टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड पर, अब तो बेसिकली दोनों ही टेम्पलेट बन जाएंगे, अब जो नई बनेंगे वो कोडिंग होगी। तो जब प्राइमर्स आकर अटैच हो जाएंगे ऑन बोथ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको हम बोलते हैं एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली अराउंड 55 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डीनेचुरेशन समझ आ गया, एनिलिंग समझ आ गया। थर्ड होगा एक्सटेंशन। अब भैया प्राइमर तो आपने जोड़ दिया, उनको काम करने का मौका तो दो, यानी फॉर्मेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जब नई स्ट्रैंड्स बनती है, मतलब बढ़ती हैं आगे की डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। चलो ये भी देख लो, ये हमारे पास थे प्राइमर्स, ये रहा प्राइमर। अब प्राइमर ने क्या किया, इधर की तरफ बनाना शुरू किया, इस प्राइमर ने इधर की तरफ बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी फॉर्म हो जाती है आपकी दो डीएनए स्ट्रैंड, और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। चलिए, इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 72 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हो गया। बेसिकली जो आपका ऑप्टिमम होता है दैट इज 72, तो इतना ही अगर आएगा तो वही आपको सही लिखना है। क्लियर है, ये तीन स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज में सवाल पूछा जा सकता है कि सीरीज बताओ, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग एंड थर्ड होता है एक्सटेंशन, यानी DAE। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स विद देयर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। अब आपको कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, उनके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स दिए हुए हैं जिनके साथ आपको मैच करना है। फर्स्ट इज एनीमिया, सेकंड आर्थेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड ब्लड क्लॉट, डायबिटीज, फीमेल इनफर्टिलिटी एंड हार्ट अटैक्स। चलिए, क्या होना चाहिए सही ऑप्शन। सबसे पहले एनीमिया की ही बात कर लेते हैं कि जो आपका एनीमिया है इसके लिए जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो कौन सा होगा। देखो, सुनने में आपको क्या लग रहा है, कौन हो सकता है। एनीमिया ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी आपका ब्लड वेसल से ही रिलेटेड है, यानी जब आपकी ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, दैट इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ब्लड क्लॉट आप सभी लोग जानते हैं, डायबिटीज दो तरीके की हो सकती है, मेलाइटस एंड इंसाइपिडस। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि ओवम का ना बनना, या फिर अगर ओवम बन गया है मैच्योर ना होना, या फिर फर्टिलाइजेशन ना होना। ठीक है, तो ये तीन केसेस होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के। एंड लास्ट इज हार्ट अटैक, यानी कि जब कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अटैक।
चलो, या फिर हार्ट अटैक, वही है भैया। एनीमिया का क्या होना चाहिए? देखिए ब्लड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको जो चीजें ब्लड से रिलेटेड दिखाई दे रही है, मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही है, हीमोग्लोबिन एंड इराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एंड इराइथ्रोपोइटिन, तो इसका हो जाएगा ए का सिक्स्थ, ए का सिक्स्थ। सेकेंड इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। बताया मैंने कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो इसका जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा दैट शुड बी, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली, वो होगा इसका सही आंसर, तो बी का हो जाना चाहिए फिफ्थ। इसके बाद नेक्स्ट इज अ थर्ड, ब्लड क्लोट। ब्लड क्लोट से रिलेटेड आपको क्या चीजें दिखाई दे रही है? प्रो यूरोकाइनेज, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नहीं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, बिल्कुल सही। तो सी का होगा थर्ड, सी का होगा थर्ड। सेकेंड इज डी, डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है? देखो, डायबिटीज किसकी वजह से होता है? या तो वो इंसुलिन की वजह से होगा, या तो वो एडीएच की वजह से होगा। अब यहाँ एडीएच तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंसुलिन दिखाई दे रहा है, तो इसका ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज फीमेल इनफर्टिलिटी। क्या होता है फीमेल इनफर्टिलिटी? अभी मैंने बताया, कुछ चीजें रिलेट कर रहे हो इन फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी एक हार्मोन का नाम यहाँ पर गिवन है, तो उसके साथ मैच कर दो। जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो उसी से मिलता जुलता एक नाम आपको दिखाई दे रहा है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये इसका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड लास्ट इज हार्ट अटैक, जिसका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है प्रो यूरोकाइनेज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ए का सिक्स्थ, ए का सिक्स्थ, ए के ऑप्शन में गिवन है, सही ऑप्शन जाएगा आपका डी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, What is the role of promoter sequence in a transgenic construct? सवाल यह है कि एक प्रमोटर सीक्वेंस होती है जब किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसजेनिक कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है उस समय पर। ट्रांसजेनिक समझते हैं? एग्जाम्पल मैं देती हूँ, डॉली, पॉली, मोली, है ना, ये शीप के नाम है, और इसी के साथ एक रोजी काउ है जो मिल्क के लिए ट्रांसजेनिक बनाई गई थी। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे पास एनिमल्स हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से उनको हम उनके जीन के अंदर बदल देते हैं, बदलाव ला देते हैं। ठीक है, उनके जीन्स को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोजी की ही बात करूं, तो जो रोजी काओ ट्रांसजेनिक काओ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ जिसको हमने बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए था, ऐसा मिल्क चाहिए था जिसके अंदर मतलब न्यूट्रिएंट बहुत भर के हो, तो इसीलिए हमने रोजी ऑफ रोजी बना दी। ऐसे ही डॉली है, पॉली है, मॉली है, नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहली जो शीप थी दैट इज डॉली, उसके बाद पॉली, मॉली, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए, तो यही होती है ट्रांसजेनिक कॉन्स्ट्रक्ट। अब सवाल यह है कि जो प्रमोटर सीक्वेंस होती है, तो उनका रोल क्या होता है इसके अंदर? इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, नहीं। इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। It enhances the growth rate of the transgenic animals. It prevent mutations in the transgene. नहीं, बेसिकली जो आपकी ट्रांसजीन के एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, कि वो दिखेगा कैसे, या फिर उसके जो जीन्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करेगा दैट इज प्रमोटर जीन का रोल। समझ आया? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि क्यों हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्यों हमें जरूरत पड़ी। भाई, होता होगा कि पुराने जमाने में ऐसी कुछ सोच होती होगी कि भैया ये तो गाय आपका दूध नहीं दे रही है, तो उसको बदलो जरा, है ना। अब उसको मार वार तो नहीं सकते थे, तो उसकी जगह हमने उसी के अंदर ऐसे कुछ बदलाव किए जो कि हमारी मर्जी के हिसाब से थे। क्लियर? तो ये होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और यही होता है आपका प्रमोटर सीक्वेंस का रोल, यानी कि ट्रांसजीन के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। Next question, match the following rDNA derived therapeutic agents with their applications in human. अब ये rDNA derived therapeutic agents है और उनके uses हैं, तो उनके साथ आपको मैच करना है। चलिए, इंसुलिन, अल्फा इंटरफेरॉन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, डीएनएज, इराइथ्रोपोइटिन। सबसे पहले इंसुलिन की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है देखने में? सीवियर एनीमिया विद किडनी डैमेज, नहीं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, नहीं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर डायबिटीज, सही ऑप्शन मिल गया हमें। इंसुलिन इज रिलेटेड विद डायबिटीज। चलो, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, तो ऑप्शन में गिवन है, इसको काट दो, इसको काट दो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज योर अल्फा इंटरफेरोन। अल्फा इंटरफेरोन, इसका बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है जो ल्यूकीमिया होता है, हेरी सेल ल्यूकीमिया होता है उसके अंदर। ठीक है, अल्फा इंटरफेरोन फिफ्थ।
नेक्स्ट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसका इस्तेमाल किसके अंदर किया जाता है? जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन समझते हैं? ईसीजी के अंदर भी ये चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको पता होगी। चलो, तो यही होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। डीएनए का इस्तेमाल सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए किया जाता है। लास्ट इज इराइथ्रोपोएटिन, किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीवियर एनीमिया एंड किडनी डिसीजेस के अंदर इसका हम यूज करते हैं। क्लियर? तो सही ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आपका सही आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, इन सदर्न ब्लॉटिंग what is typically used to visualize the location of DNA fragments bound to the probe on the membrane? सवाल ये है कि जब सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है तो इसके अंदर आप डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो लोकेशन होता है उसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यूवी लाइट, एक्सरेज, ऑटो रेडियोग्राफी, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। देखो, अब तुम्हें सुनने में लग रहा होगा कि भैया यूवी लाइट होना चाहिए क्योंकि हमने तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यही पढ़ा है, लेकिन नहीं। यहां पर जो लाइट का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर कहूं मैं कि जो टेक्निक इस्तेमाल होती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए, ध्यान से पूरा सवाल पढ़ो। प्रोब ऑन द मेम्ब्रेन, जो प्रोब पर रहते हैं मेम्ब्रेन की, कौन इस्तेमाल होता है? ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लास्ट सवाल है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विद देयर फंक्शंस। अब ये आपको सारे के सारे टाइप्स दिए हुए हैं, 5 ही तरीके का होता है, 1 2 3 4 5 डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उनके फंक्शंस के साथ मैच करना है। रिपेयर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन और लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड। चलिए, शुरुआत करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, अगर आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इनको अपने तरीके से नाम दे दो, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा या फिर 1 की बात करूं तो इसका काम है आरएनए प्राइमर को बनाने का, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर में ये हेल्प करता है, तो ए का होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज बीटा या फिर जो सेकंड होता है, इसका काम है डीएनए को रिपेयर करने का, ठीक है। डीएनए रिपेयरमेंट में हेल्प करेगा, तो इसी से हमको आंसर मिल जाना चाहिए वैसे तो। चलो, बहुत बढ़िया, ये मिल गया आंसर। देख लेते हैं और देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, इसका काम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, यानी जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसका रेप्लिकेशन करना। रेप्लिकेशन समझते हैं? जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, दैट इज रेप्लिकेशन। तो ये हो गया, इसका बिल्कुल सही है। देन डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ का काम होता है प्रूफ रीडिंग करने का, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होता है। प्रूफ रीडिंग यानी कि कोई चीज गलत तो नहीं लग गई, नाइट्रोजनस बेस गलत तो नहीं लग गए, क्योंकि अगर गलत लगेंगे, एक अगर नाइट्रोजनस बेस गलत होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास जो आता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, है ना, ये इसका काम होता है। और डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ का काम है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर रेप्लिकेशन करवाने का। तो सही ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका सेकंड, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, और मेरे हिसाब से कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ ही गए होंगे। इसकी पूरी जो पीडीएफ नोट्स है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक में गिवन है, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।